प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। मेरा नाम है कुलदीप और आपके लिए लेकर आ गया बेटा बहुत ही शानदार क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है मानव में जनन। जी हाँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपकी नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो साथियों, बिना किसी देर किए इस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का आज देखेंगे सामान्य परिचय। जी हाँ साथियों, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे एनसीईआरटी की पहली लाइन, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट जो है चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि एनसीईआरटी ये मान के चलती है कि आपने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पर मान लो कोई मेरा भाई बहन छोटा जो है उसने पहला चैप्टर ध्यान से ना पढ़ा हो या अभी उसको कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो, तो पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देंगे और एक सामान्य परिचय बताएंगे। आखिर मानव जनन होता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन सी परिवर्तन आते हैं जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसमें जनन क्षमता जब उत्पन्न होती है तो कैसे परिवर्तन आते हैं, उन सारे पहलुओं को आज हम इस चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो कृपया करके सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे हमारी हर एक क्लास की। साथ ही इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, तभी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को और पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है मानव जनन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में क्या होता है, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानिए होता क्या है कि दुनिया में जो भी मानव है, कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी इंसान हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे यूरोप का हो, पृथ्वी के किसी भी कोने से होगा। तो पहली बात यह है कि पृथ्वी पे जितने ही मानव होते हैं उनमें होता है लैंगिक जनन। किसी भी मानव में अलैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात कि मानवों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। इस पृथ्वी के हर एक मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। दूसरी बात, मानव में लैंगिक द्विरूपता होती है। अब लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है, द्विरूपता होती है, लैंगिक द्विरूपता मतलब है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, लड़का और लड़की अलग होते हैं, मतलब इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगी है, कहने का मतलब अलग ये है। तो इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, पहले इस बात को दिमाग में बैठा लेते हैं। ठीक, नर अलग होंगे और मादा अलग होगा। केचुए की तरह या फीता कृमि की तरह, जोंक की तरह, इस तरह से द्विलिंगी वाला हिसाब नहीं है इंसान में। ठीक है। दूसरी बात, इंसान में ये जरायुज होते हैं, जरायुज या सजीव प्रजक, मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ये सीधे बच्चों को जन्म देने का काम करते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। और ऐसे जीव जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी सजीव प्रजक होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आई। और इंसान में अंतः निषेचन होता है, मतलब मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है। तो इतनी बात पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर कोई मानव में जनन की बात कर रहा है तो वहाँ पे इतनी बातें क्लियर हैं कि ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। ठीक है, केवल और केवल लैंगिक जनन होगा इंसान में, लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलेगी, नर और मादा अलग अलग होंगे, जरायुज होंगे, मतलब वो कोई इंसान अंडे नहीं देगा, सीधे बच्चों को जन्म देता है, और मादा नवजात शिशु को दूध पिलाती है पोषण देने के लिए लगभग 6 माह तक। और साथ ही साथ महिलाओं में या मानवों में अंतः निषेचन होता है, महिलाओं के अंदर, मादा के अंदर निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। फैलोपियन ट्यूब क्या है, अंडवाहिनी क्या है, आप इसी चैप्टर में आगे देखोगे। तो इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये जो बातें लिखी हुई हैं वो यहाँ भी लिखी हुई हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है उसको जनन करते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं। मनुष्य एक जरायुज है बेटा, बीबी पैरस होता है, मतलब सीधे बच्चों को जन्म देता है, अर्थात मनुष्य में निषेचित अंडे का भ्रूण विकास गर्भाशय में होता है और ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। मनुष्य एक लिंगी है, ठीक है, और ये लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बात समझ आई। मानव में, अब ये जो बात लिखी इसको समझते हैं, ये जो लिखा बच्चों इसको समझते हैं, ये जो लिखा हुआ इसके बारे में समझते हैं। ये मानव में लैंगिक जनन की शुरुआत कब होती है इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो, आप इतनी बात जानते हैं कि इस दुनिया में कहीं भी लैंगिक जनन होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो, इस पृथ्वी पर कहीं भी लैंगिक जनन होगा
अलैंगिक जनन की अगर बात करें, अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो वहाँ पे उसकी बहुत सारी विधियाँ पाई जाती है, जैसे विखंडन पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है। तो ये अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। पर अगर बात किया जाए लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन की केवल और केवल एक ही विधि होती है, और वो है युग्मक का संलयन। तो आप जानते हैं कि कहीं भी लैंगिक जनन होता है तो उसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होगा, पहली बात तो नर और मादा युग्मक बनेंगे, युग्मकों का निर्माण होगा। फिर युग्मक एक दूसरे के पास आएंगे, युग्मकों का स्थानांतरण होगा। युग्मकों का स्थानांतरण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर युग्मनज बनेगा, निषेचन को ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, युग्मकों का संलयन होगा। युग्मकों का संलयन होगा, युग्मकों का संलयन होगा, फिर युग्मक के बाद बेटा भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और अंत में बच्चे का जन्म हो जाएगा, यानी प्रसव हो जाएगा। इतनी चीज़ें होंगी तब एक इंसान में बच्चे का जन्म होगा। इतनी प्रक्रियाएं होती, इतने स्टेप होते हैं। अब इसमें से ये दोनों प्रक्रियाएं हैं निषेचन से पहले होती हैं, तो ये है निषेचन पूर्व प्रक्रिया, ये है निषेचन पूर्व, ये है निषेचन, और यहां से लेकर यहां तक की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन पश्च। तो इतने स्टेप होते हैं। कोई भी जंतु जो होगा अगर, या कोई भी जीव जो होगा जिसमें लैंगिक जनन होता है, उसमें इतने स्टेप होते ही होते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब ये प्रक्रिया शुरू कब होगी? ये युग्मक का निर्माण जब होगा तभी तो क्या होगा, तभी तो भैया कोई जीव लैंगिक जनन करेगा। तो युग्मकों का निर्माण जब होता है, ये कब होता है? जब कोई लड़का लड़की कहाँ पहुंचता है? किशोरावस्था में। ठीक है, जब कोई लड़का लड़की कहाँ पहुंचता है? किशोरावस्था में। जब कोई लड़का या लड़की किशोरावस्था में पहुंचता है तभी ये युग्मकों का निर्माण होता है। भैया एक बात सुनो, एक 5 साल का बच्चा है, लड़का है, या एक 5 साल की बच्ची है, वो माता पिता नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इंसानों में होता है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन तब होता है जब युग्मक बनते हैं। युग्मक कब बनते हैं? किसी भी छोटे बच्चे में। कोई बच्चा पैदा होता है युग्मक के साथ कभी नहीं, कभी भी युग्मकों के साथ पैदा नहीं होता है, एक निश्चित समय के बाद ही होता है। और वो निश्चित समय क्या है बेटा? किशोरावस्था। जब कोई लड़का या लड़की किशोरावस्था में पहुंचता है, मतलब यही समझ लो कि लगभग 10 से लेकर के जो 14 साल की उम्र होती है, इससे ज़्यादा और कम भी हो सकती है, पर मैक्सिमम आ जाता है ये जब उम्र पहुंचता है कोई लड़का लड़की, तो वो किशोरावस्था होती है। तो इस किशोरावस्था में क्या होता है, उसके अंदर क्या होंगे, कुछ हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, कुछ हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, और यही हार्मोनल परिवर्तन के कारण उसके अंदर युग्मक बनते हैं। तो कुछ हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, और यही हार्मोनल परिवर्तन क्या करते हैं, लड़का और लड़की दोनों के अंदर क्या करवाएंगे? युग्मक का निर्माण कराएंगे, युग्मक का निर्माण करवाएंगे। अब ये हार्मोन होते क्या हैं, आइए देखते हैं। तो बात समझ आई, किशोरावस्था में पहुंचते ही लड़के और लड़कियों में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, कुछ हार्मोन परिवर्तन होते हैं जिससे उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। वो कौन से हार्मोन होते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं कौन से वो हार्मोन है। देखिए तो समझिए, जैसे ही कोई लड़का लड़की कहां पहुंचता है? किशोरावस्था में। जैसे ही कोई लड़का किशोरा या कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तो क्या होता है, ध्यान सुनिए। आप जानते हैं कक्षा 11 में आपने पढ़ा हुआ है कि हर एक इंसान के पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, तो जो मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करेगा उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलते हैं? एक हार्मोन निकलेगा, उसका नाम है बेटा GnRH, मतलब गोनैडो, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
तो ये हार्मोन निकलता है किशोरावस्था में पहुंचते ही, लड़का लड़की दोनों में। तो ये हार्मोन निकलता है कब? जब कोई लड़का लड़की पहुंचता है किशोरावस्था में। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। अब ये हार्मोन कहां जाता है? आप समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हर हार्मोन पीयूष ग्रंथि पे काम करता है। तो ये जाएगा पीयूष ग्रंथि पे। तो जैसे ही पीयूष ग्रंथि पर ये हार्मोन जाता है, कौन सा? GnRH, तो यहां पे पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन से? एक निकलेगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहां से निकलेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और साथ ही साथ एक और हार्मोन निकलेगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेंगे। दो हार्मोन निकलेंगे बेटा, कौन कौन से? FSH और LH निकलेंगे पीयूष ग्रंथि से। कब? जब ये निकलेगा। और ये कब निकलेगा? किशोरावस्था पे। इन दोनों हार्मोन को मिला के कहा जाता है बच्चों गोनाडोट्रोपिन। इन दोनों हार्मोन को मिला कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन। इन्हें कहा जाता है बच्चों गोनाडोट्रोपिन। इन दोनों हार्मोन को मिला के कहा जाता है। अब ये हार्मोन क्या करेंगे? जैसे ही हार्मोन ये बनेंगे बच्चों, ये कहां पे जाएंगे? ये जाएंगे पुरुष में और स्त्रियों में। देखो, अगर ये लड़कों के अंदर, ये प्रक्रिया दोनों में सेम होगी, लड़के लड़की दोनों के अंदर। अब लड़कों में एक जनन अंग होता है, उसे कहते हैं वृषण। वृषण में ही युग्मक बनते हैं पुरुषों में। ठीक है, ये क्या है? ये नर जनन अंग है, और यहीं पे कुछ हार्मोन बनते हैं। और इसी प्रकार फीमेल में, मादा में होता है अंडाशय, ये मादा जननांग है। तो ये हार्मोन दोनों पे ही काम करते हैं। मतलब ये LH और FSH अगर लड़के के अंदर बन रहे हैं तो वृषण पे कार्य करेंगे, लड़की के अंदर बन रहे हैं तो अंडाशय पे काम करेंगे। तो जैसे ही बेटा ये जाएंगे दोनों हार्मोन बच्चों, तो वृषण के अंदर एक हार्मोन बनेगा जिसे कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। और जैसे ही गोनाडोट्रोपिन कहां पहुंचेगा? अंडाशय में अगर पहुंच रहा है तो यहां पे दो हार्मोन का निर्माण होगा। एक को कहेंगे बेटा एस्ट्रोजन, और एक को कहेंगे बेटा प्रोजेस्टेरॉन। और यही हार्मोन वो हार्मोन है बच्चों जो लड़के या लड़की में क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। ये लड़कों में युग्मक बनाएगा, और लड़कों के युग्मक को कहते हैं शुक्राणु, और ये लड़कियों में युग्मक बनाएगा जिन्हें कहते हैं अंडाणु। तो अब समझ में आया क्या हार्मोनल परिवर्तन आते हैं? तो जैसे किशोरावस्था में आते हैं ये परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बना लेना। किशोरावस्था में आते हैं हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा, GnRH पीयूष ग्रंथि पे जाएगा तो ये दोनों हार्मोन निकलेंगे गोनाडोट्रोपिन। ये दोनों हार्मोन जो हैं अगर वृषण पे गए तो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे जो कि नर युग्मक बनाएगा, और अगर ओवरी पर गए यानी कि अंडाशय पे गए तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे जो मादा युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। ठीक, तो यही बात लिखिए। अब समझो एक बात और जानो, ये वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मानव में जन्म की शुरुआत किशोरावस्था प्यूबर्टी से प्रारंभ होती है। किशोरावस्था में आने पर उनमें हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो उनको लैंगिक जनन करने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। बेटा यही याद रखना है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। किशोरावस्था में आने पर मानव में कुछ हार्मोन परिवर्तन होता है जिनके उनमें कुछ शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। अब सुनना, यहाँ पे आपको सर युग्मक तो बनते हैं, ये शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक अंतर क्या है बता रहा हूँ। नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन परिवर्तनों के लिए आवश्यक होते हैं। अब सुनो होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो हार्मोन मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, मान लो टेस्टोस्टेरोन है और ये क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन यहाँ पे लड़कियों में बन रहे हैं। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ एक 10 साल के बच्चे के अंदर युग्मक बन गए, नर युग्मक बन गए, और एक 10 साल की बच्ची के
अंदर मादा युग्मक बन गया, अगर हम दोनों की शादी करवा के बच्चा पैदा करवाएं तो क्या आप बताइए एक 10 साल का बच्चा बच्ची माता पिता बनने के लिए सक्षम है? बिल्कुल नहीं। ना तो शारीरिक रूप से, ना व्यवहारिक रूप से और ना मानसिक रूप से, क्योंकि अभी उनका शरीर इतना डेवलप नहीं हुआ है कि एक बच्ची जो है माँ का रोल निभा पाए या एक लड़का जो है वो पिता का रोल निभा पाए। और साथ ही साथ अभी इतना मानसिक रूप से डेवलप नहीं है। एक छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे बस किशोरावस्था में आए ही तो हैं, अभी वो दिमाग से इतने डेवलप नहीं है, अभी वो माता पिता की जिम्मेदारी को नहीं, अभी जैसे आपको कोई दिक्कत होती है, आप क्या सोचते हो पापा मेरे साथ संभाल लेंगे, पापा के पास हर चीज़ का सवाल है, पापा का दिमाग इतना तेज है, पर आप खुद सोचो पापा खूब ही छोटे हैं 10 साल के अगर, तो वो क्या ही दिमाग लगाएंगे। ठीक, तो शरीर में कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है जो आपको नर और मादा युग्मक तो बना ही रहा है, साथ ही अगर लड़का है तो उसके अंदर एक पिता बनने के जितने गुण हैं उसको पूरा कर सके, और एक लड़की है तो उसके अंदर मादा बनने के सारे गुण को पैदा कर सके। ठीक है, तो कुछ ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये ना सिर्फ युग्मक बनाते हैं बल्कि लड़के और लड़कियों में कुछ ऐसे परिवर्तन भी लाते हैं जो उनको सुनो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, अब सुनना, ये जो परिवर्तन आते हैं लड़के लड़कियों में इन दोनों हार्मोन की वजह से, उसको कहते हैं बेटा द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो किशोरावस्था के प्रारंभ में हार्मोनल परिवर्तन के कारण आने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। उन्हें जनन करने योग्य बनाते हैं। यह सभी लक्षण जनन हार्मोन के कारण होता है और नर और मादा में अलग अलग होता है, समझो। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका एकमात्र कार्य ये नहीं है कि वो शुक्राणु बना देगा, इसका एक कार्य और है, ये लड़कों में परिवर्तन ला देता है। आप भी 11-12 साल की उम्र से आगे आए हो, आप खुद इसको महसूस करो, बताता हूं अभी। और ये ना सिर्फ लड़कियों में मादा युग्मक बनाता है, कौन? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बल्कि उनके शरीर में और मानसिक रूप में भी परिवर्तन लाता है। वो परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। लड़कों याद करो, जब आपको 10-11 साल में पहुंचे होगे तो आपको दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, ठीक, कंधे वगैरह चौड़े होना शुरू हो गए होंगे, मसल बनना शुरू हो गई होगी। ठीक है, और शरीर में बाल उगना शुरू हो गए होंगे, दिमाग में परिवर्तन आया होगा, व्यवहार उग्र हो रहा है, जिद्दीपन आ रहा है, थोड़ा गुस्सा आने लगा हुआ है, कुछ नया करने का मन करने लगा। ठीक, आवाज भारी हो गई, पहले आवाज पतली थी भारी हो गई। ये सब क्या है? ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। ये परिवर्तन क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो आपको मैनहुड की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन करता है। लड़कियों में परिवर्तन लाते हैं, जैसे उनके स्तन का विकास होता है। आप जानते हैं कि बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, दूध बनता है स्तन ग्रंथियों के अंदर। तो एक बच्ची के अंदर दूध का बनने के लिए उसके स्तन का विकास शुरू हो जाता है, ताकि जब वो माँ बने तो उसके स्तनों में दूध बन सके और वो अपने बच्चों को पिला सके। ठीक, इसके अलावा क्या होगा? एक बच्ची के अंदर मासिक चक्र यानी पीरियड शुरू हो जाएंगे, बच्ची की आवाज पतली हो जाएगी, बच्ची का व्यवहार शांत हो जाएगा। ये सब क्या होंगे? लड़कियों में परिवर्तन आते हैं। तो कुछ लड़कों में परिवर्तन होते हैं और कुछ लड़कियों में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। अब लड़कों में कौन से परिवर्तन होते हैं? यहाँ पे लिखे हुए देखो। नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है बेटा? यौनावस्था में ही साथ ही लड़कों में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। चेहरे और शरीर पर बाल उग जाते हैं, पूरे चेहरे पर और शरीर पर बाल उग जाते हैं। ठीक है, छाती पर आ जाएंगे, ठीक, साइड में आ जाएंगे, ठीक है, प्यूबिक एरिया में जननांग के चारों तरफ आ जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होंगे? बाल आ जाते हैं। स्वर भारी हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, एकदम अजीब सी, हाँ समझ रहे हो, आवाज भारी हो जाती है। और शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु तो बनाएगा ही ना, तो शुक्राणु का निर्माण भी प्रारंभ कर देते हैं। अस्थियां और पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं, बॉडी मस्कुलर होना शुरू होती है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है, अस्थियां हड्डी मजबूत कर देता है, एकदम से कठोर कर देता है। तो ये लड़कों में कुछ परिवर्तन आते हैं। कब आते हैं? जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं। और ये कौन करता है? ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ये सारे के सारे परिवर्तन किस वजह से हो रहे हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, अब इसी तरह लड़कियों में भी क्या आते हैं? कुछ परिवर्तन लाते हैं, स्त्रियों में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। और ये किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से, मुख्य रूप से एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। तो ये एस्ट्रोजन काम कर रहा है ये। ठीक, कौन कौन परिवर्तन आते हैं? बाह्य जनन अंग तथा स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लड़कियों में स्तन का विकास प्रारंभ हो जाता है। अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म या आर्तोचक्र प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में पीरियड्स एक प्रक्रिया होती है, हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। श्रोणी मेखला चौड़े हो जाते हैं, कमर की हड्डी चौड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कमर की हड्डी चौड़ी होगी तो गर्भ के लिए जगह बनेगी। आप जानते हैं जब गर्भाशय बढ़ता है, गर्भाशय में बच्चे के अंदर शिशु का विकास होता है तो बढ़ता है, तो उसको बढ़ने के लिए जगह चाहिए, इसलिए श्रोणी मेखला यानी कि कमर चौड़ी हो जाती है। स्वर मधुर और तीव्र हो जाता है, आवाज़ जो है थोड़ा सा पतली हो जाती है, उसका पिच हाई हो जाता है। तो ये लड़कियों में क्या होते हैं? कुछ परिवर्तन आते हैं, उनके अंदर अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये लड़कियों में परिवर्तन आते हैं, इन्हें कहते हैं लड़कियों या स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो आ गई बात समझ में? तो इधर देखो, ये हार्मोन कर क्या रहा है? एक बच्चे को किशोर से सीधे
माता पिता। देखो एक छोटे बच्चे लड़का लड़की है ना, अब वो बड़े हो रहे हैं, देखो किशोर बने, ये किशोरी, अब देखो ये पूरे फुल ग्रोन बन गए, ये भी मेच्योर हो गए, इनके बच्चे भी हो गए। ठीक, तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का खेल है। आई बात समझ में? तो बस बच्चों आज इतना ही जानना था आपको। ठीक है, तो आज हमने देख लिया बच्चों क्या होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है इंसानों में, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, और क्या होते हैं द्वितीयक लक्षण लड़कों में और लड़कियों में। तो हमको समझ में आ गया है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब अगले टर्न से यानी कि अगली क्लास में हम इस मानव के अंदर जो जनन अंग होते हैं उसको, और स्त्री के अंदर जो जनन अंग होते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों क्लास को इतना रखते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। कैसी रही क्लास आप कमेंट करके जो बताइएगा, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस पूरी क्लास का PDF अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ मिलेगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।